ठीक है ना। बॉन्ड फिजन किस तरह से होता है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, उससे बनने वाली स्पीसीज के बारे में डिस्कस किया फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने। और उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि एल्काइल फ्री रेडिकल बनते हैं, कार्बोनियम आयन बनते हैं, कार्बेनायन बनते हैं जाके। उन कार्बोनियम आयन, कार्बोकटायन, एल्काइल फ्री रेडिकल की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। उसके बाद जो हम लोग आए नेक्स्ट क्लास में, फिर हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारे रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहे हैं कि जो हमारे पास कार्बोकटायन बनता है या कार्बेनायन बनता है या फ्री रेडिकल बनते हैं, ये फ्री रेडिकल डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ये प्राइमरी भी हो सकते हैं, ये सेकेंडरी भी हो सकते हैं, टर्शरी भी हो सकते हैं। और इन बनने वाले इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी भी अलग अलग होती है जाके। अब ये स्टेबिलिटी अलग अलग होती है, यानी कि ऐसे क्या चीज़ें हैं जिससे इनकी स्टेबिलिटी चेंज होती है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि टोटल हमारे पास 4 फैक्टर्स ऐसे हैं, 4 ऐसे इफेक्ट हैं जो इन पर या कहीं और पर काम आते हैं। उनमें हम लोगों ने 4 के बारे में नाम पढ़ा। एक इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने रेजोनेंस इफेक्ट या म्यूजोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने मतलब लिखा, फिर उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, और लास्ट में क्या हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये 4 इफेक्ट हम लोग को डिस्कस करना है, जिसमें मैंने इंडक्टिव इफेक्ट लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था। इंडक्टिव इफेक्ट की क्या प्रॉपर्टीज थी? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पर ऑपरेट होता है। जब 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ जाता है तो क्या होता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों एटम पर एक चार्ज डेवलप हो जाता है। और उसी चार्ज डेवलपमेंट की वजह से उस पूरी कार्बन चेन में 3 कार्बन एटम तक हमें वो चार्ज दिखने लगता है। या तो वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या वो नेगेटिव चार्ज हो सकता है। और ये डिसाइड किससे होता है? उस कार्बन से लगे हुए किसी ग्रुप या एलिमेंट से। जो ग्रुप या एलिमेंट लगा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ हो सकती है। हो सकता है कि वो कार्बन से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। अगर वो ग्रुप कार्बन के शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट की, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा? प्लस आई हो जाएगा, सॉरी माइनस आई हो जाएगा जाके। और अगर हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगे हुए ग्रुप के एटम से अधिक हो गई तो कार्बन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं ये ग्रुप क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है उन ग्रुप को पहचानने के लिए हमेशा उनके आगे माइनस साइन लगा देते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर कर रहा है तो उस पर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज हम ये कंसीडर कर सकते हैं, तो उन ग्रुप में हमेशा उनके आगे हम लोग प्लस साइन लगा देते हैं। तो जैसे माइनस आई, माइनस एम, माइनस एच, ऐसे ही प्लस आई, प्लस एम और प्लस एच होते हैं जाके। ये ग्रुप क्या होते हैं? 2 प्रकार के, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इंडक्टिव इफेक्ट को और क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसमिशन इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट किस में होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉनों पे होता है। ये इफेक्ट कैसा है? टेम्परेरी या परमानेंट? परमानेंट इफेक्ट होता है। ये क्या डिस्टेंस पे डिपेंड करता है? आप कहेंगे हाँ। जैसे जैसे डिस्टेंस उस ग्रुप से दूर होते चले जाएंगे उस इफेक्ट का जो है इफेक्ट कम होता जाएगा डिस्टेंस पे, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और देखा क्या गया है उसका इफेक्ट ही 3rd कार्बन तक है, उसके आगे अपीयर्ड ही नहीं होता है। तो ये कुछ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बातें हो गई। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? इस इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन पार्ट आए, हम लोगों ने स्टेबिलिटी के बारे में बताया। मैंने आपको बताया, आप लोगों ने ही इस चीज़ों को समझा कि अगर किसी आयन पर चार्ज कम होता है तो उसकी स्टेबिलिटी हम लोग क्या कहते हैं? अधिक है। ये हम लोगों ने समझा। अच्छा, चार्ज कम होने के 2 तरीके, चार्ज कम होना या अधिक होना, ये डिसाइड होगा उस जिस एटम पे चार्ज है उससे लगे हुए ग्रुप। अगर जो ग्रुप लगे हैं उन ग्रुप का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो अगर जो मेरा आयन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और लगे हुए ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है यानी नेगेटिव चार्ज जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अगर चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी।
तो हम लोगों ने कंक्लूजन क्या निकाला था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी कार्बोकैटायन के या किसी कैटायन पे बढ़ते जाएंगे या लगते जाएंगे तो ऐसे आयन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया जाके। यही बात अगर हम कार्बन आयन की बात करें, किसी एनायन की बात करते हैं तो क्या होता है, एनायन पे निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज हमें करना क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ानी है। स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब चार्ज कम होगा या अधिक होगा, जब चार्ज कम होगा। अच्छा, निगेटिव चार्ज की चार्ज कब कम होगा, जब उसके पास पॉजिटिव चार्ज आए। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कोई खींच रहा हो, उससे ले जा रहा हो इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, कैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग को हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डोनेटिंग विड्रॉइंग को माइनस से कर रहे हैं। तो मैंने तुमको एक कंक्लूजन बताया था, अगर आपके पास आयन पे पॉजिटिव चार्ज है तो जितने प्लस वाले ग्रुप होंगे वो सभी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और अगर आप माइनस हैं तो सभी उसकी स्टेबिलिटी को माइनस वाले की स्टेबिलिटी को माइनस वाले बढ़ाते हैं जाके। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा, इसी से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जाके। अब मेरे पास क्या होता है कि अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, अब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो दो पार्ट हो गया। तो मैंने एग्जाम्पल भी करा दिए थे आप लोग को समझ में आ गया था कि कैसे कैसे चेंज हो। मैंने डिस्टेंस से रिलेटेड भी एग्जाम्पल्स कराए थे आपको कि अगर डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो कैसे हमारे पास जो ऑर्डर आता है डिफरेंट आयंस का वो क्या होता है स्टेबिलिटी का। ये इतना तक समझ में आ गया था, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सभी को समझ में आ गया था यहाँ तक। चलिए ठीक, आज हम लोग इसी का एक और एप्लीकेशन पार्ट पढ़ते हैं और हम लोग बात करने जा रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ की। एसिडिक स्ट्रेंथ पर भी इंडक्टिव इफेक्ट का असर पड़ता है। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से हो सकता है किसी की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाए और एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाए। अब एसिडिक स्ट्रेंथ से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एसिड क्या होते हैं। एसिड क्या होते हैं तो कौन बताएगा एसिड क्या होते हैं? गर्ल्स में पहले देखें, कौन गर्ल्स बताएगी एसिड क्या होते हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, मतलब इसे पूछने वाला कुछ नहीं है, बताने वाला तो बता ही देगा। जो H+ आयन को डोनेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? इसके अलावा और कोई? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होती हैं स्पीसीज, वो भी एसिड की तरह बिहेव कर सकती हैं जाके। यानी कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये जो बताया जो से H+ देता है तो वो एसिड होते हैं, ये किसने बताया था? या जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो एसिड है, ये किसने बताया? बॉयज में आर्रेनियस ने क्या बताया? जो तेज बोला करो, जो H+ आयन देते हैं वो क्या होते हैं? एसिड। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये लुईस का कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने भी यही कहा था, जो H+ देते हैं वही एसिड होते हैं। आर्रेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एंड लुईस, ये तीन की हमें आवश्यकता पड़ती है यार, इन तीनों के। आर्रेनियस क्या कहते हैं मैं थोड़ी सी मतलब टर्म में बता दूं। जैसे आर्रेनियस के अकॉर्डिंग बात करूं मैं, हड्डी डालेंगे, एसिड बेस। हेडिंग क्या डालते हैं? एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स। इसमें से पहला आता है, फर्स्ट आता है आर्रेनियस कॉन्सेप्ट। आर्रेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो तुमने बात कही कि ऐसे सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस का मतलब जलीय यानी कि वाटर, एक्वस सॉल्यूशन में H+ देते हैं, ऐसे
सारे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? एसिड। जो H+ देते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ऐसा ही एक और हम लोग देखें कि इन्होंने बेस के बारे में क्या कहा? इन्होंने क्या कहा कि ऐसे सब्सटेंस जो OH- देते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो एसिड एंड बेस की कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू एसिड एंड आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड एंड बेस क्या होते हैं? एसिड वो होते हैं जो H+ देते हैं और बेस वो होते हैं जो OH- देते हैं। ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक। इसके बाद सेकेंड आता है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट की बात आती है। ये क्या कहते हैं? ये आर्हेनियस की इसी बात से एग्री करते हैं कि वो ऐसे सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन में जो H+ देते हैं वो सभी क्या होते हैं? एसिड होते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग है? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग। बस इन्होंने एक चेंज किया कि अगर कोई H+ दे रहा है, अगर एसिड है तो कोई H+ ले भी तो रहा होगा जाकर। तो इन्होंने कहा जो H+ लेता है वो बेस है। बस यहाँ पर इतना बात आ जाती है और कोई बात नहीं। तो बेस के बारे में इन्होंने क्या कहा कि जैसे मेरे पास B है और अगर कोई H+ ले रहा है, ठीक है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? बेस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम लोग? एसिड कहेंगे। एसिड और बेस में केवल बेस की डेफिनेशन बदली है किसने? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने। उन्होंने क्या कहा? बेस वो होते हैं जो H+ लेते हैं। आर्हेनियस कहते हैं बेस वो होते हैं जो OH- देते हैं। जो OH- देते हैं वो बेस हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। एंड ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? जो H+ एक्सेप्ट करते हैं, H+ एक्सेप्टर आर बेस। तो ये क्या हो गया? B क्या हो गया? बेस हो गया। उन्हें हम बेस कहते हैं। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट आता है मेरे पास। अच्छा, इसको और डिटेल में जो है यहाँ पर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इस ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के कॉन्सेप्ट को। और एक चैप्टर आता है इक्विलिब्रियम, वहाँ पर भी डिटेल में बताया गया है। तो मैं इसको डिटेल में बहुत नहीं जा रहा हूँ अभी, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए एसिड और बेस क्या होता है। फिर इसमें बेस, ये एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस है, ये बेस है तो ये कॉन्जुगेट एसिड है। फिर एसिड बेस कॉन्जुगेट बेस के पेयर बनते हैं, उसके बारे में भी इसी में आता है। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे अभी यहाँ नहीं कर रहा हूँ इसके, क्योंकि हम केवल एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताने जा रहे थे। तो एसिड के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं जाकर, ठीक। तीसरा पॉइंट जो आता है मेरे पास वो आता है लुईस कॉन्सेप्ट। अब इसकी कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं जाके, तो ये क्या कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। इन्होंने H+ और OH- से कोई मतलब नहीं। वो ये क्या कहते हैं, एसिड वो होते हैं, वो सारी स्पीसीज एसिड हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं। ये यार कैसे पता चलेगा कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट नहीं पूरा है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, ऐसी स्पीसीज इनकम्प्लीट ऑक्टेट कहलाती हैं। और वो जितनी भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट की स्पीसीज होती हैं वो सभी एसिडिक होती हैं अकॉर्डिंग टू लुईस। जैसे मैं बात करूं एल्युमिनियम की बात करूं, अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूं तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन गए? 2। दूसरी सेल में कितने गए? 8। टोटल कितने हो गए? 10। बचे कितने? 3। ये थर्ड सेल में गए होंगे। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये शेयरिंग करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन और हो जाएंगे इसके पास? 6 हो जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा। तो क्या ऑक्टेट कंप्लीट होगा? AlCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट होगा? नहीं। अगर AlCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये कैसा हुआ? इनकम्प्लीट ऑक्टेट का केस। और जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट उनको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं। तो ये लुईस एसिड हुआ कि नहीं हुआ? ये लुईस एसिड हुआ। तो AlCl3 इज लुईस एसिड, यस। और भी हम तरीकों से लुईस एसिड पहचानते हैं। फिलहाल अभी हम लोग लुईस एसिड की एक बेसिक डेफिनेशन ये समझ के चलते हैं। ऐसे स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो लुईस एसिड होती है। जो इलेक्ट्रॉन रिच होती है वो बेस होती है। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच क्या हुआ?
कि हमारे पास लोन पेयर होना चाहिए। अगर कोई स्पीसीज के पास लोन पेयर है, और जितने भी लोन पेयर होंगे उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये भी बता दें, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो जो लोन पेयर जिनके पास होगा उन सभी को हम लोग क्या मान के चलेंगे, लुईस बेस। तो लुईस एसिड एंड लुईस बेस, ये आपने कॉपी कर लिया होगा। इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे एसिड्स के लिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर लुईस एसिड। एग्जाम्पल क्या हो गया मेरे पास, AlCl3, ZnCl2, FeCl3, इस तरह की स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होती हैं वो बेस होती हैं। एग्जाम्पल इसमें क्या होगा, जैसे मेरे पास क्या हो गया, अमोनिया। अब अमोनिया के डेरिवेटिव यानी एमीन्स, अमोनिया हो गया, RNH2 हो गया, R2NH हो गया, R3N हो गया, ये सभी क्या हो गए जाके, इलेक्ट्रॉन रिच हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच होंगी वो सभी क्या होंगी, बेस होंगी। हमने क्या लिख दिया, फास्फीन लिख लिया, क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच। तो फास्फीन क्या होगी, बेस होगी। अमोनिया क्या होगी, बेस होगी। अगर मैं इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो ऐसे कौन कौन सी स्पीसीज हैं, जैसे मेरे पास HCl हो गया, जैसे मेरे पास HNO3 हो गया, मेरे पास H2SO4 है, ये क्या है, एसिड है, आरेनियस एसिड है। आरेनियस बेस क्या है, मेरे पास NaOH है, मेरे पास KOH है, मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या हो गए, आरेनियस बेस हो गए, क्योंकि ये सभी OH देंगे। फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड और सेकेंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड बेस की तरह बिहेव करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास कौन कौन से मेटल आ जाते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। फ्रांसियम को हम लोग नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रांसियम कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, ऐसा ही सेकेंड ग्रुप में होगा, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन हो जाएगा हमारे पास जाके, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम एंड देना है ना, नीट 2020 नहीं देना है, देना है ना, अरे बोल ही नहीं रहे, लगता देना ही नहीं है भाई। ऐसा तो नहीं है गर्मी की छुट्टी में चले आए हो, बहुत दिन से घर में बैठे थे, ऑनलाइन चलो ऑफलाइन पढ़ लें, ऐसा तो कोई नहीं था। देना है ना नीट, तो याद भी तो करना पड़ेगा। मेरे याद करने से कौन होगा, आपको भी ऐसे सारे एलिमेंट याद रहने चाहिए। हम लोग वो भी याद करते हैं, 9th-10th में याद भी किया होगा, 11th-12th में कुछ न्यूमेरिक्स बना लेते हैं, बेटा मांगे, ये सब चीज़ें। अब यार इतनी देर बोलोगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है और उसका ये आधा पार्ट है, तुम पहले उसको बोलो। 3 घंटे में 180 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो कितने मिनट मिलते हैं 3 घंटे में, 180 मिनट मिलते हैं। उसमें कॉपी भी आप में आंसर, मतलब वो अपना नाम भी लिखना है, उसके भी सर्किल करना है, जो आपने आंसर लिखे उनको भी सर्किल करना है। तो टाइम देखो, तो टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा फैक्टर होता है सिलेक्शन के लिए। एक तो चीज़ें आने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं कि हम सेलेक्ट हो गए हों। पता चला पेपर ही छूट गया मेरा, 5 क्वेश्चन छूट गए तुमसे, कॉपी छीन गई। अब 5 में तुम्हें हो सकता था 3 आते थे, तो तुम्हारे तो चले गए 12 नंबर, और एक नंबर पे रैंक खिसकती आगे पीछे होती है। तो याद करने का सबसे अच्छा था। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग अब धीरे धीरे आ रहे हो पढ़ाई के मूड में, तो ये सब याद रहना चाहिए। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम एंड बेरियम, और लास्ट में रेडियम, ये हमारे पास मेंबर्स कौन से होते हैं, इनके हाइड्रोक्साइड सभी बेस होते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो बेस।
बाकी और भी बेस आते जाएंगे, फिलहाल मेन बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट में एग्जाम्पल की बात आएगी तो यार जो भी H+ दे रहा है एसिड है तो ये भी तो है ना, तो ये तो उसी कैटेगरी में आ गए एग्जाम्पल्स जो H+ ले रहा है। तो अच्छा H+ लेने का मतलब क्या हुआ, H+ पर वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होगा। H+ की वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। कितने होंगे, एक होगा। कितने होंगे, 0 होंगे। एक इलेक्ट्रॉन था चला गया तभी तो प्लस आया ना। तो अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। तो अब इसको जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा ये उसी के पास जाएगा ना। अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, जिसके पास हो। तो किसके पास होंगे, अमोनिया के पास। नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये बॉन्ड नहीं बना रहे ना, तो दे सकते हैं ना। ये एक्स्ट्रा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, कहते भाई दे दो उधार है, बहुत अच्छा दोस्त है, कहते ले लो भाई। लेकिन जिससे रोजी रोटी चल रही हो गई भाई साहब तुमको दे देंगे तो कल आटा कहाँ से लाएंगे, तो वो कौन देने वाला तुम्हें। तो वो बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारे पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर, लोन पेयर। तो जो भी लोन पेयर रख रहे होंगे वही लुईस बेस है, तो वही तो ब्रॉन्स्टेड बेस भी होंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बेसिक होती हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड होती है। ये दोनों की जगह केस जाएगा जाके, मेरी बात समझ में आगे जाके। तो ये एसिड और बेस हुआ। यार मुझे एसिड और बेस के बारे में अभी नहीं पढ़ना था, हमें तो एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ना है, इसमें हमें तो बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में यहाँ डिस्कस करना है। लेकिन ये तो तब कर पाएंगे ना जब हमें पता तो हो एसिड क्या होते हैं और किन एसिड की बात कर रहे हैं, किन कॉन्सेप्ट के एसिड की बात कर रहे हैं, ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए मैंने इन सब के बारे में लिखा। ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने सबने, हटा दूं मैं इसको, चलिए। अब देखो हम लोग आते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पर। एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्लेन करना देखो पहले। जैसे मैंने अभी बताया अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस Ha एक एसिड है। Ha एक एसिड है, क्यों, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में क्या देने लगता है, H+ देने लग जाता है। और H+ देने के बाद इस पे क्या चार्ज आएगा, एनायन। ये क्या है, एसिड है। जो H+ देने, ये तो दे दिया ना, जो H+ हो गया। जो बचता है एनायन, ये क्या है, एनायन है। इसको तुम क्या कहोगे, एनायन। इस एनायन को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉन्जुगेट बेस। इस एनायन को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉन्जुगेट बेस। किसको लिखते हैं, इसको लिखते हैं। एसिड के एनायन को कॉन्जुगेट बेस कहा जाता है, बेस के कैटायन को कॉन्जुगेट एसिड कहा जाता है, उल्टा कहा जाता है। ठीक है, एसिड का क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। कौन होगा, कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, जिससे H+ निकल गया होगा। जो बची हुई स्पीसीज है उसे हम लोग कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। H+ जाने के बाद जो एनायन बचागा उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। ठीक, अब देखो एक तो ये हो गया मेरे पास। दूसरा Hb है, एक और एसिड लिया, क्योंकि हम लोग तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, यानी हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं, तो कंपैरिजन तो 2 के बीच में होगा ना, तो हमें 2 पता होने चाहिए। तो अब हमने क्या कहा, एक Hb है, इसने भी क्या किया, क्योंकि एसिड है तो भैया H+ तो देगा, साथ में क्या होगा, जो बचा हुआ पार्ट है B-, यानी कि यहाँ पे भी क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। ये क्या हो गया, एसिड। ये एसिड 1 हो गया और ये एसिड 2। अब तुमसे ये कहे कि इन दोनों में से कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक है। अब यार ऐसे देख के तो हम क्या बता सकते हैं,
हम तो ये कहेंगे ये भी H प्लस दे रहा है और ये भी H प्लस दे रहा है, दोनों ही H प्लस दे रहे हैं, तो दोनों ही एसिडिक हैं। लेकिन यार ये स्ट्रॉन्ग और वीक का क्या कॉन्सेप्ट है? अब एक चैप्टर और आता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ही, हम लोग जब उसमें डिस्कशन करते हैं वो इक्विलिब्रियम का ही है। आयनिक इक्विलिब्रियम तुम लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, pH निकालना सीखा होगा। तो उसमें यही होता है ना, pH घट रही है, बढ़ रही है जाके। अगर pH कम होती जा रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, और pH कम हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ, pH कम हो रही है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, और बढ़ रही तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। सही ना? क्या हमने गलत बोला? गलत बोला तो बताया तो करो। अगर pH कम होती चली जा रही है, किससे? 7 से जितनी कम होती चली जाएगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। अगर किसी की pH 3 है और किसी की pH 4 है तो हम लोग क्या कहते हैं? जिसकी pH 3 है वो अधिक एसिडिक है, और pH किसी की 8 है किसी की 9 है, तो pH बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन वो डाटा पता होता है यार, डाटा नहीं पता तो क्या करेंगे आप? तो हमारे पास, मैं एसिडिक की स्ट्रेंथ की बात कर रहा था, तो वहाँ पे हमें पता है pH। अरे यार pH नहीं दी है तो हम कैसे पता करेंगे कौन एसिडिक है? अगर डाटा गिवन है, Ka की वैल्यू गिवन है, जिसकी Ka की वैल्यू अधिक वो अधिक एसिडिक। थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, नहीं आएगा तो आगे तो पढ़ना ही है, तो वहाँ याद आ जाएगा। तो Ka की वैल्यू अगर अधिक, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड Ka अगर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। pH कम होगा, उल्टा होता, pH कम होगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये सब डाटा बेस्ड होता है। अगर डाटा नहीं गिवन है तो हम कैसे चेक करेंगे? ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक में डाटा नहीं गिवन होता है, वो तो फिजिकल का पार्ट है, वहाँ डाटा देंगे, हम पता कर लेंगे ये एसिड है, ए है, अधिक एसिडिक भी है। हमें अगर ऑर्गेनिक में आ जाता है कि हमें ये पता करना हो कौन अधिक एसिडिक कौन कम एसिडिक, तो फिर हम उस कॉन्सेप्ट से नहीं जा सकते। अब हम कैसे सीखते हैं? देखो दो चीज़ें, ये भी H प्लस दे रहे हैं भैया और ये भी H प्लस दे रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर कोई अधिक H प्लस दे रहा है इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अधिक एसिडिक है। तुमने सोचा HCl लिखा है, H2SO4 लिखा है, यानी HCl लिखा हुआ है, मान लिया H2SO4 लिखा है, और एक लिखा हुआ है तुम्हारा H3PO4, तो तुम सोचा H3PO4 के पास 3 H है तो अधिक एसिडिक होगा। ऐसा नहीं है, ये नहीं कह सकते कि किसके पास कितने H है वो अधिक एसिडिक हो सकता है, केवल एक H वाला अधिक एसिडिक हो। तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस फैक्टर पे डिपेंड करती है उसकी बात करते हैं। देखो ये एसिड है 1, ये 2, ये दोनों H प्लस दे रहे हैं, अच्छी बात। ये H प्लस दे रहे हैं ना तभी एसिड है ना, अगर ये H प्लस ना दे तो कहोगे क्या इनको एसिड? नहीं कहोगे जाके। ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल है। ये रिएक्शन कैसी है तुम्हारी? रिवर्सिबल है। अगर ये रिवर्सिबल है इसका मतलब क्या? ये टूटेगा तो बनेगा और ये बना हुआ फिर जुड़ेगा। अगर ये कम टूटे तो कम H प्लस आएगा सोल्यूशन में, और अगर H प्लस कम आया और एक में अधिक आया तो जिसमें अधिक आएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक होगी ना। अच्छा ये कौन डिसाइड करेगा किस में कम आएगा किस में अधिक आएगा? ये तो ये चीज़ें डिसाइड करेंगे ना। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक हो गया, ऊपर वाले की बात करो, तो ये अधिक जुड़ेंगे और फटाक से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो नहीं जाएंगे। समझ रहे नहीं मेरी बात को? अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है इन दोनों के बीच में तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में कम है, यानी आपस में आसानी से नहीं जुड़ रहे हैं, तो टूटे रहेंगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो H प्लस किस में अधिक आ रहा है? ऊपर वाले में, नीचे वाले में? नीचे वाले में। भाई यार ये तो वापस जा रहा है, ये आगे आ रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? H प्लस किस में अधिक आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जुड़ कम रहे हैं, ये अधिक जुड़ रहे हैं। जैसे टूटे फट से बन गए, तो ये तो यही दिख रहे हैं ना, यहाँ तो है नहीं। और जब ये रहेंगे नहीं, H प्लस देंगे नहीं, तो एसिड होंगे क्या? नहीं हो सकते। मेरी बात समझ रहे ना? अब ये एक बार टूट गए तो जुड़ नहीं रहे हैं, यानी सोल्यूशन में पड़े रहेंगे। और अगर सोल्यूशन में H प्लस दिख रहा है तो उस सोल्यूशन को तुम एसिडिक कहोगे कि नहीं कहोगे? क्योंकि यही पढ़ा है, यही मालूम है, एसिडिक होगा। अच्छा यार इसके पास भी H प्लस है, इसके पास भी H प्लस है तो दोनों हाइड्रोजन ही ना। हम कहते हैं इसके पास पॉजिटिव चार्ज अधिक, इसके पास पॉजिटिव चार्ज कम है, तुम हंसोगे नहीं कि नहीं हंसोगे? नहीं हंसोगे? नहीं हंसा भी करो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बैठ जाओ, बैठे मतलब डांट के बैठा लगे बैठे, ऐसे नहीं, हंसते खेलते पढ़ा करो। तो अब H प्लस दोनों बराबर हैं भैया। अगर दोनों के पास H प्लस है
और दोनों सेम हैं तो हम ये कहेंगे दोनों पे पॉजिटिव चार्ज सेम है। अब एक तरफ आप ये कह रहे हो कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है और एक तरफ कह रहे हो दोनों के पास H+ सेम पॉजिटिव चार्ज है, तो अधिक कहाँ है? तो हमने इसकी बात तो की नहीं अभी। अगर मेरे एनायन के पास निगेटिव चार्ज अधिक होगा तो ये फट से इसको अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा, और जैसे ये अट्रैक्ट करेगा वापस जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर एनायन पे चार्ज अधिक तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, एनायन पे चार्ज अधिक तो ये स्टेबल है या ये मोर स्टेबल या लेस स्टेबल? लेस स्टेबल। यानी मेरे पास क्या कॉन्सेप्ट आया कि अगर मेरे एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, अगर मेरे एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्टेबिलिटी अधिक होने का मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज कम, नेगेटिव चार्ज कम तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, यानी कि रिएक्शन इधर की तरफ भागेंगे। वो जो नीचे के साथ हो रहा है, तुम इसलिए आंसर दिए होगे, तुम ऊपर वाला देख रहे हो, तुमने इसके अकॉर्डिंग ऊपर नीचे में कंफ्यूज हो। मेरी बात समझे? यानी मेरे पास कंक्लूजन क्या आया? एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। सही है? या H+ की, H+ से मुझे क्या मतलब, वो तो सभी देंगे H+। एनायन बदलते जाएंगे तो स्टेबिलिटी भी, अगर स्टेबिलिटी बदलेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी चेंज होगी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मेरी बात नहीं समझ में आगे जाके? तो हम लोग इन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले मैं उन पॉइंट्स की भी बात करूँगा जो मैंने पहले बोले थे। यानी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक तुम लोग को कॉन्सेप्ट यहाँ बताया जाता है Ka इज इक्वल टू, याद होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ एनायन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ha। याद है कि नहीं है? ये बढ़ता जाएगा, ये तब बढ़ेगा जब ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ रही होगी। यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। Ka का उल्टा क्या होता है? pKa। और क्या लिख सकते हैं? pH। सही लिखा नहीं लिखा? ये एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर डाटा गिवन है तो इससे एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग पता कर लेते हैं। Ka की कई सारी वैल्यू दी होंगी अलग अलग एसिड की, हम लोग देख लेंगे जिसके लिए Ka की वैल्यू अधिक होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक होगी, ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। या pKa की वैल्यू जिसके लिए कम होगी वो अधिक एसिडिक होगा, या जिसके लिए pH की वैल्यू कम होगी वो अधिक एसिडिक होगा। ठीक, ये तो वो है जो हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट से पता चलेगा, डाटा से पता है। हम तो अभी दूसरे कॉन्सेप्ट की भी बात कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू किसके? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। अच्छा, एनायन का एक हम लोगों ने नाम कर दिया, क्या लिख दिया? कॉन्जुगेट बेस। एक अच्छा नाम लगता है। अब तुम सब लड़के हो लेकिन हर एक का नाम है अपना, तो उस नाम में बुलाने में अच्छा लगता है ना। तो वैसे ही इनको भी क्या कहा, हम एनायन की बात नहीं कहेंगे, हम लोग क्या कहेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मैं ये ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे कहीं लिखा होगा तो कॉन्जुगेट बेस की टर्म में लिखा रहता है, और हम फैमिलियर किसके साथ हो गए? एनायन में। हमने तुम्हें इतनी बार एनायन एनायन टर्म बोला, और कॉन्जुगेट बेस कुछ बच्चे भूल गए मान लिया, तो भाई ये यार नया चीज़ बता दी गई। तो जो टर्म हमारे यूज होना है बुक्स में उस पर हमें फोकस करें। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ब्रैकेट में लिख लो, एनायन की तो बात कर रहा है। अब मुझे बताओ, क्या एनायन की स्टेबिलिटी हम नहीं निकाल सकते? किस पे डिपेंड करेगी? चार्ज पे डिपेंड करेगी। लेकिन अब चार्ज तो कम ज़्यादा होगा, तो कौन से फैक्टर लगाएं? क्या कर रहे हैं हम लोग इसके आगे? वो तो सीधी है, चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी अधिक होगी। तो ये कैसे है? +I ग्रुप के आने से बढ़ेगी या -I ग्रुप के आने से बढ़ेगी? -I, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगते जाएंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगते जाएंगे उन एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। समझ रहे हैं? नींद तो नहीं आ रही? आ रही हो, बाहर लगा हुआ है वाटर कूलर, पानी नहीं पी के आते रहना। तुम पी रही हो ना पानी? पीना मतलब इसका मतलब ये नहीं उसको नींद आ रही है, वो
प्यास लगी हुई है। तुम लोग हमेशा यार कोरिलेट फटाक से करते हो। इसका मतलब ये नहीं उसको नींद, वो पानी पी प्यास लगी है। अब हम ही को आ जाए भी प्यास लगा है तो हम पीने जाएं तो तुम सोचो नींद आ रही, लेकिन हाँ जिनको आ रही उनके लिए भी यही है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो तुम लोग, बहुत देर सुन लिया, अब तुम लोग नोट कर लो इसको। अच्छा, मास्क भी अपना तरीका होता है, कोई सर पे लगाता है, कोई नाक पे लगाता है, कोई चिन पे लगा नहीं, हम भी करते हैं ये काम, हमें भी कभी होता है। मतलब आदमी जब घर पे रहेगा तो मास्क लगा रहेगा, और जैसे किसी से मिलने जाएगा बात होती नहीं है तो इसे कहा और बताइए और सब ठीक चल। तो मतलब है क्या, मतलब मास्क तो लगाए हैं तो कोरोना यहाँ से जाता है यहाँ से नहीं जाता, नहीं मतलब होता है, सही है। अच्छा, आजकल तुम लोग व्हाट्सएप चलाते हो तो कोरोना के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें पता चलती। कोरोना रात में चलता है, दिन में नहीं जाता है, चुनावी रैलियों में नहीं जाता है ना। चलो बातें हैं होती रहेंगी, ये पढ़ने पे है। इसको नोट कर लिया सबने? पीछे दिख रहा है तुम लोग को सब साफ साफ बेटा? तुम गर्ल्स में सबको दिख रहा है ना? इस वाले बोर्ड पे पढ़ाएं, इस पे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी चालू करा लेंगे, अभी लिख लेंगे तो फिर अब ठीक है ना। ये छोटा बहुत है, छोटा बहुत है, इतना तो छोटा है। एक बार लिखो तो फिर पूरा बड़ा होता तो जैसे तो ना बड़ा लिखाएंगे उसमें लिखेंगे। अभी फिलहाल इस पे पढ़ लो, बता दे रहे हैं। कर लिया नोट सबने? हटा दे इसको। Acidic strength is directly proportional to the stability of conjugate base. Acidic strength is directly proportional to the electron withdrawing group, ठीक है ना। अच्छा, फाइनली जो कॉन्सेप्ट ये आता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो एनायन की स्टेबिलिटी, और एनायन की स्टेबिलिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि उस पर चार्ज कितना कम है, ठीक है ना। तो देखो इसी के साथ और दो चीज़ें आती हैं कि अगर मैं ये लिखूं कहीं पे acidic strength is directly proportional to the electronegativity, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ anion directly proportional to the size of anion, and directly proportional to the percentage as character। एसिडिक स्ट्रेंथ तीन और फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन एंड परसेंटेज एस कैरेक्टर। शायद मैंने परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में फर्स्ट क्लास में बताया था। sp3 sp2 sp की बात कर रहा था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। और इसमें बताया था कि अगर मैं जैसे sp3 की बात करूँगा तो वहाँ पे 25% एस कैरेक्टर है, sp2 की बात करूँगा तो 33% है, और sp की बात करूँगा तो 50% है। और जैसे जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर किसी एटम का बढ़ता जाता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी इंक्रीज करती जाती है। और मैंने आपको तब भी बताया था कि एस कैरेक्टर के बढ़ने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या रिलेशन है। तो होता क्या है कि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होती हैं, तो क्लोज होने से वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों को अधिक फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ही क्या है, उस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है। इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है। तो किन में अधिक होगा, जिनके न्यूक्लियस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है,
पॉजिटिव चार्ज। अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। चलो ठीक, तो इन पे डिपेंड करता है। अब चलो मैं एग्जाम्पल से समझता हूँ हम लोग, ठीक है ना। पहला ध्यान से समझते चलिएगा, इस चीज़ को ध्यान से समझते चलिएगा। अब तुमसे इसमें कहे कौन एसिड है, तो आपके पास आंसर क्या होगा? HF एसिड होगा सर। H2O तो न्यूट्रल होता है, अमोनिया बेसिक होता है, सही है। और मीथेन का तो कोई रोल ही नहीं है। गलत तो नहीं कहा मैंने? अगर मैं कहूँ इन चारों में से कौन एसिड है, तो आपका आंसर क्या जाएगा? HF इज एसिड। वाटर क्या है? न्यूट्रल है। वाटर को एसिड कहेंगे क्या? अगर एसिड कहेंगे तो हम लोग कितना पीते हैं? तो एसिड तो नहीं है। अमोनिया बेसिक हो गया जाके, और मीथेन तो कुछ है ही नहीं। ये एक बात समझो। लेकिन अगर ये कहे कि इन चारों को एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो, ये क्या बात होगी? एसिड बताना तो अच्छा लगा, ये कहो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में करो, ये तो एसिड है नहीं और ये तो बेस है, और इसका तो कोई बात ही नहीं होती, ना एसिड है ना बेस। लेकिन उसने तो कहा है कि आपको उनको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। जब तुम्हारे पास क्वेश्चन इस तरह से आए, कोई भी दिए गए हो कंपाउंड्स, और तुमसे कहे कि उनको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो, तुम्हारा पहला काम होगा सभी से H+ निकालोगे। कोई कैसा भी मॉलिक्यूल हो, सभी से H+ निकालोगे। मैं इन सभी से H+ निकालने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई एसिड है तो H+ दे रहे होंगे। अच्छा, H+ निकल जाने के बाद यहाँ पे क्या बचा होगा? CH3-। यहाँ पे क्या बचा होगा भैया? यहाँ पे क्या बचा होगा? और यहाँ पे क्या बचा होगा? नेगेटिव चार्ज यहाँ पर किस पे है? कार्बन पे। यहाँ पे किस पे है? नाइट्रोजन पे। यहाँ पे किस पे है? ऑक्सीजन। और यहाँ पे फ्लोरीन। जब तुम्हारे पास ऐसे एनायन आए कि वो सारे एनायन डिफरेंट हों, कभी भी गलती से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट मेथड, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये तीनों इफेक्ट तभी अप्लीकेबल हैं, उन्हीं केसेस में अप्लीकेबल होता है जब चार्ज सेम टाइप के एटम पर हो। अगर नहीं है तो गलती से भी जो मैंने पहले लिखा था यहाँ पे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, आप वो अप्लाई नहीं करेंगे। तो फिर क्या होगा? ऐसी केसेस में क्या होगा? आप ये हो कि जो एनायन है वो पीरियड में आते हैं एटम या ग्रुप में आते हैं। तो मुझे देखो जरा सा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ग्रुप में या पीरियड में? पीरियड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल, और ग्रुप क्या है? वर्टिकल लाइंस है। तो कार्बन 6 एटॉमिक नंबर, फिर नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9, आगे बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट क्या होती है? लेफ्ट से राइट क्या होती जा रही है? इंक्रीज करती जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती जाती है। जब आपके एनायन पीरियड को बिलोंग करें तो आंसर हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देना, ना इससे देना ना इससे देना। किससे दोगे? केवल इससे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मेरी बात समझ में आ गई? ये सभी किस में आते हैं? पीरियड में। ये सभी किस में आते हैं? पीरियड में। तो पीरियड में क्या देखना? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिस एनायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होगी उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे अधिक होती है, यानी इसकी होगी। ये हमने किसका ऑर्डर बना दिया? कॉन्जुगेट बेस के। तो जो ऑर्डर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का होगा वही ऑर्डर किसका होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो अगर तुमसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाए तो क्या होगा? मीथेन सबसे कम, फिर अमोनिया, फिर वाटर, फिर HF। ठीक है, ये हो गया, नोट कर लो इसका।
कर लिया नोट सब लोगों ने? ये हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। पीछे नोट कर लिया सब लोगों ने? पहले वाले में लिख लेना, यहाँ पे क्या होगा, मतलब आंसर जो तुमने लिखा है पहले वाले क्वेश्चन एग्जाम्पल का, वो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। तुम्हें पता भी होना चाहिए जो लिखा है, कल जब तुम रिवीजन करो तो पता रहे कि हमने किस बेसिस पे लिखा है, ठीक है ना। अब HF, HCl, HBr और HI, अब ये हमें सबको पता है ये एसिड होते हैं, ये हमें सबको पता है ये एसिड होते हैं। लेकिन अब हमारे पास फिर वही क्वेश्चन आता है कि हमें ये देखना है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है। HCl तो सबको फैमिलियर है यार, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी एसिडिक होता है। अब देखो यहाँ सभी से हम लोगों ने क्या करना है, एक ही काम सीखा हम लोगों ने, H+ निकालना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, F-, यहाँ पे क्या होगा Cl-, ये Br-, और ये क्या हो गया I-। ये 4 एनायन हो गए। अब जो एनायन है ये पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं या ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं? अब ये ग्रुप को कर रहे हैं। कौन सी फैमिली है, हैलोजन फैमिली। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ये हमारे पास 5 मेंबर्स होते हैं। जब हमारे पास ये पता चल जाए कि मेरे गिवन एनायन ग्रुप में आ रहे हैं, तो जब ग्रुप की बात आएगी तो हम किसको देख के चलेंगे, साइज को। जब हम पीरियड की बात करेंगे तब किसको देख के चलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। तुमको हम एक अब ये तो ठीक है याद कर लें। अब जैसे तुमसे कहा जाए यहाँ पे सब पे है तो निगेटिव चार्ज है, एक ही यूनिट का निगेटिव चार्ज है, तो अब ये चार्ज कम और अधिक कैसे हो रहा है, स्टेबिलिटी का तो मतलब यही है। अगर कोई स्टेबल अधिक हो रहा है इसका मतलब उस पर चार्ज कम हो रहा है, तो ये कम और अधिक कैसे हो रहा है। अब तुम एक बैलून ले लो रेड कलर का और उसमें तुम हवा भरना चालू करो। जब पूरा फूल जाता है तो वो जिस कलर का था क्या उस कलर का दिखता है, वो तो कलर लाइट हो जाता है। तो क्या कलर उड़ गया, गायब हो गया, तो वो जो कलर है वो पूरे एरिया में फैल गया। तो फैल जाने की वजह से वो कलर का जो तुम्हारा पास डार्क था वो कैसा हो गया, लाइट शेड हो गया, कलर की इंटेंसिटी कम हो गई जाके। सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है। चार्ज छोटे से एरिया में फैला हुआ है तो अधिक है, जब बड़ा सा होता जाएगा एनायन तो चार्ज डिस्पर्स्ड होता जाएगा, और चार्ज का जितना अधिक डिस्पर्जन होगा उसकी चार्ज की वैल्यू कम होती जाएगी, निगेटिव चार्ज की, और स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जब हमारे पास साइज बढ़ रहा होता है तो एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ती हो जाएगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, HF की सबसे कम, फिर HCl, फिर HBr और फिर HI। यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ किससे है, साइज से। नोट कर लीजिए। हो गया। थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं।
अब ये हमारे पास आ गए ईथेन, इथाइलिन और एसिटिलीन गैसेस हैं। इन तीनों को एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। आप क्या करेंगे, सभी के कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे। यहाँ पे बनेगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 माइनस। यहाँ पे क्या बना, CH2 CH माइनस, और यहाँ पे क्या बना, CH C ट्रिपल बॉन्ड माइनस। अब जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो एलिमेंट सेम है, ना ये ग्रुप की बात यहाँ पर सही होती है और ना यहाँ पीरियड है। तुमसे कहे पीरियड, तुम कहोगे कि यार ग्रुप भी वही है, पीरियड भी, एलिमेंट ही सेम है, कार्बन ही तो है ना। तो यहाँ तो ये दोनों तो पॉइंट गार्ड हो गए। जब ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने खड़ी हो जाए तब उन सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल लेना। अगर मैं इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात करूँगा तो ये आएगा sp3। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये क्या आएगा, sp2। और अगर मैं इसकी बात करूँगा तो क्या आएगा, sp। ये सब मैंने लास्ट क्लास में बता दिया, पहली क्लास में बता दिया था आपको। हाइब्रिडाइजेशन निकालना थोड़ा बहुत याद होगा तुम लोग को। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे अधिक इसके पास, फिर इसके पास और फिर इसके पास। ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट फॉर्म में आते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, सबसे अधिक परसेंटेज एस कैरेक्टर इस कार्बन का, फिर इसका, फिर इसका। अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे अधिक होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी अधिक होगी, या हम ये कहेंगे कि उसकी स्टेबिलिटी भी अधिक होगी, क्योंकि परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बढ़ने से स्टेबिलिटी या चार्ज उसका कम होता जाता है। तो यहाँ पे ये स्टेबल हो गया। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा CH3 सबसे कम इथेन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके बाद CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यानी एसिटिलीन गैस सबसे अधिक एसिडिक होती है, उसके बाद इथाइलिन गैस, और उसके बाद ईथेन का नंबर आता है जाके, अगर इन गैसेस को एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना हो। लेकिन हमने किसके बेसिस पे अब की बार किया हुआ है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर। हो गया सबका नोट। अब ये तीनों हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसके अलावा देखते हैं हम लोग, एक वाटर दिया गया है और एक अल्कोहल दिया गया है। आपको ये देखना है कि वाटर अधिक एसिडिक होता है या अल्कोहल अधिक होता है। तब आप क्या करेंगे, अभी तो हम लोग देखो 2-3 एग्जाम्पल्स में और लिखेंगे, एनायन बनाएंगे, फिर स्टेबिलिटी लिखेंगे, फिर हम लोग डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे, वहीं सोचेंगे और आंसर निकालेंगे। अभी जैसे मैंने इसको फिर से एक बार वही करूँगा जो भी मैं कर रहा था, इससे H+ निकाला तो मुझे क्या मिल गया, HO-। यहाँ से H+ निकलेगा तो मुझे क्या मिलेगा, RO-। ठीक है ना। अब देखो जो एनायन है वो दोनों एलिमेंट सेम, सब कुछ सेम है, तो वो जो 3 फैक्टर्स थे उन पे काम नहीं करेंगे। अब हम जहाँ से स्टार्ट किया था उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, यानी अब हम लोग बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट की बात करेंगे। उससे हम डिसाइड करेंगे किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक है, किसकी कम। कब, जब हमारे पास ये एटम सेम हो जाते हैं। ये हाइड्रोजन है, ये बेसिक है।
आर का मतलब क्या होता है? कार्बन का कोई ग्रुप। आर का मतलब क्या होता है? कार्बन का कोई ग्रुप, जिसको हम लोग एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो आर का नेचर कैसा होता है? प्लस आई। प्लस आई का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। प्लस आई का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर हम सीधा सीधा याद रखें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के आने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि बढ़ती किसके से है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के आने से। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से क्या होती होगी? कम होती होगी। यानी इन दोनों में देखा जाए, ये एनायन की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या कर देगा? कम कर देगा, और इसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। यानी कौन स्टेबल अधिक है? ये। अगर ये अधिक स्टेबल है तो एसिडिक कौन होगा? वाटर। यानी वाटर और अल्कोहल में देखा जाए तो कौन अधिक एसिडिक होता है? वाटर होता है। वाटर और अल्कोहल में कौन है? वाटर है। इसका मतलब ये नहीं कि वाटर एसिडिक होता है, अल्कोहल के कंपेयर में एसिडिक है। वैसे तो वो न्यूट्रल है, ठीक है ना। तुम ये ना कि हमने एसिड पी लिया, हमने 2 गिलास पी लिया, आप देखो मम्मी पिए ले रहे हैं, वो तो वाटर के रिस्पेक्ट में, वैसे तो न्यूट्रल है। अब इसमें एक एक्सेप्शन याद रख लेना बच्चों, कि मिथाइल अल्कोहल केवल एक ऐसा अल्कोहल है जो कि वाटर से अधिक एसिडिक है। केवल मिथाइल अल्कोहल, ओनली मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन वाटर। बाकी जितने भी अल्कोहल हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं ऑर्डर की फॉर्म में, मिथाइल अल्कोहल, फिर वाटर, और उसके बाद बाकी अल्कोहल एसिडिक स्ट्रेंथ के केस पे, ठीक है ना। चलो और देखते हैं। अब तुम लोग कर लोगे, अब मैं वो एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूँ। ये नोट कर लिया ऊपर वाला, ये नोट कर लिया ऊपर वाला। और 5th और 6th आपको करना है, इसको आप ट्राई करिए।
सिक्स वाला दिख नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, मतलब नीचे इसलिए नहीं दिख रहा है कि तुम्हें तो साइन कर रहा है इसलिए नहीं। आप समझ में आ जाएगा पीछे। पांचवा नंबर है, फिफ्थ नंबर सबने कर लिया। फिफ्थ नंबर में क्या आंसर आया आप लोग का? बी, फिर सी, फिर ए। इसके अलावा सबका यही आंसर आया? हेलो, हाँ बेटा, हाँ क्या कह रहा? कौन वाला? हाँ, तुम बैग ले गए, मेरा नहीं ले गए? अच्छा चलो ठीक है, बैग में वो चेक पड़ी होगी, वो डालना था जाके, बैग में चेक पड़ी होगी, वो डाल देते जाके। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो थोड़ी देर में बताते तुम्हें, ठीक है ना? क्लास पढ़ा लें, वाउचर ले लेना, ले लेना। सभी का आंसर ये आ गया, बी सी है। अब देखो क्या है, आ गया है, अच्छी, बहुत अच्छी बात है, आंसर भी यही होगा। इसके पास कोई ग्रुप नहीं है। देखो इतना, 2 कार्बन तो सब में कॉमन है, जिन्हें नहीं आया हो सकता है 1-2 लोग को ना भी आया हो किसी को, तो देखना क्या करना, इतना तो सभी में कॉमन दिख रहा है। जहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है, इतना तो समझ में आ जाता है यहाँ से यार कुछ चीज़ें बदल रही हैं, उसी चीज़ को पकड़ लो जाके। तुम्हें यहाँ पे क्या दिखा? NO2 ग्रुप दिखा, और NO2 ग्रुप का नेचर कैसा होता है? -I। तुम्हें यहाँ क्या दिखा? CN ग्रुप दिखा, CN ग्रुप का नेचर कैसा होता है? -I। अब तुम्हारे पास आंसर आ गया कि -I यानी इन दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक होगी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। तो सबसे कम तो एक ही है। अब B और C में चेक करना है किसकी अधिक है। B में NO2 है, C में CN है। अगर इन दोनों को देखते हैं तो NO2 का इफेक्ट, -I इफेक्ट CN से अधिक होता है, तो जिसका इफेक्ट अधिक होगा वो अधिक एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगा, तो ये अधिक होगी, फिर इसका, फिर इसका। तो आंसर क्या होगा? B, C, A। इसका आंसर होगा B, C और A। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, ये मुझे लगता है कि सभी ने कर लिया होगा। कर लिया कि नहीं कर लिया? कितनों को नहीं आया ये वाला क्वेश्चन नंबर 6? सभी को आ गया? हम पूछे किसी से? ना पूछे? ठीक है,
हम पूछ नहीं रहे हैं, हम तो खैर बताने जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइप का ही है, एनायन की स्टेबिलिटी जैसा ही है। ये फ्लोरीन लगा रखा हुआ है, तुम लोगों ने देखा होगा जाके, यहाँ से H+ निकाल रहे हैं, इसके बगल में है, बगल वाले कार्बन पे फ्लोरीन है, इससे और थोड़ा दूर हुआ और दूर होता चला गया, लेकिन तीनों के पास F क्या है, फ्लोरीन है, यानी कि -I ग्रुप है। तो इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ तो अधिक होगी, सबसे कम किसकी होगी, A की। तो अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें तो A की सबसे कम हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, B सबसे अधिक, फिर C और फिर D, यानी आंसर क्या होगा, B, C, D और A। 7th नंबर पे आते हैं जाके। 7th नंबर में भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये CH2 ग्रुप है, इसके बगल में CH3, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन और 1 फ्लोरीन, -I इफेक्ट, इस कार्बन पे 2 -I ग्रुप और इस कार्बन पे 3 -I ग्रुप। जैसे जैसे -I ग्रुप का नंबर बढ़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़नी ही है। तो सबसे अधिक एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी हो गई, D की, फिर C की, फिर B की और फिर A की। ये हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया। ठीक, तो इस तरह से हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं। अभी हम लोग जो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं वो केवल इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे कर रहे हैं। अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, हम लोग जब रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ लेंगे तो हम लोग इन्हीं स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को हम लोग रेजोनेंस के थ्रू भी पढ़ेंगे कि कब हमारे पास कहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट यानी -M इफेक्ट कैसे काम करता है और +M इफेक्ट कैसे काम करता है। ये हम लोग तभी डिस्कस कर पाएंगे जब हम इनके बारे में जान जाएंगे। तो हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ लिया जाके, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। हटा दूं मैं इनको, इसके बाद हम लोग लिखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, कोई B बेस है। B इसलिए बेस है क्योंकि ये H+ को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, BH+ बना रहा है। क्योंकि जो एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस। तो जो बन के आ रहा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट एसिड। फिर हम लोगों ने देखा इनका जुड़ना और इनका बनना एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों आपस में जुड़ के ये देंगे तो ये टूट के फिर वापस आएगा। अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बिल्कुल एसिडिक स्ट्रेंथ जैसा समझने की कोशिश करें तो जितना हमारे पास इन दोनों के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग होगा, या ये कह दें जितना अधिक BH+ बनेगा रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और H+ अगर इसका बनना फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका प्रोडक्शन अधिक हो रहा है, यानी इन दोनों के बीच में बनने वाले बॉन्ड क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। यानी इस रिएक्शंस के लिए अगर हम Kb निकालने की कोशिश करेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे जाके, BH+। B और H। ये मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। अब इसका बनना, इसका प्रोडक्शन अधिक होगा तो हम क्या कह रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ अधिक होगी। यानी कि मेरे पास क्या आ गया जाके कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गई जाके, क्योंकि इसका अधिक फॉर्मेशन होगा तो Kb की वैल्यू बढ़ेगी। अगर Kb की वैल्यू बढ़ेगी तो Pkb की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, और pH के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ pOH की बात नहीं करते क्योंकि आंसर pH में ही होता है। pH बढ़ रहा है, pH कम हो रहा है, ये बेसिक स्ट्रेंथ हो गई। लेकिन अब यही बात है ना, ये तो सब जो हमने बताया ये तो डाटा बेस्ड बात हुई।
तो जैसे हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ में देखा कि आखिरकार और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए, लेकिन इतनी बात से तो सब सहमत है ना, एग्री है ना, इस बात से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। अब देखो रिएक्शन को कहाँ जाना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या समझेंगे, यानी इसका फॉर्मेशन, इसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। इसकी स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, अधिक। अगर ये कम स्टेबल होगा तो ये टूट के वापस आ जाएगा। अच्छा, ये अधिक स्टेबल कब होगा, जैसे मैं एक BH लिया हुआ और एक मैंने और ले लिया A+H+ ले लिया, और ये क्या बन गया, AH+ बन गया। तो ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या हो गया, एक बेस हो गया। इन दोनों में हमें कंपेयर करना है। तो जिस कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी अधिक है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब ये बेस उतनी स्ट्रॉन्ग, उतनी फोर्सफुली H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तभी तो इसका फॉर्मेशन अधिक हो रहा है जाकर। तो जो पहले H+ को एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा, ये बाद में करेगा। मेरे लिए तो वो हुआ ना जिसने पहले, और पहले कौन अट्रैक्ट करेगा H+ को, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होगी या कम होगी, जिस पे निगेटिव चार्ज अधिक होगा या कम होगा। जिस पे निगेटिव चार्ज अधिक होगा वो पहले H+ को एक्सेप्ट करेगा, और अगर निगेटिव चार्ज अधिक है और एक के पास कम है तो जिसके पास अधिक होगा उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी स्ट्रांग होगा, उसके केस में कॉन्जुगेट एसिड भी अधिक बनेगा। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, निगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। एग्री है ना सब लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया ना, ये बात समझ में आ रही ना, ठीक है ना। यानी कि मेरे पास जो बेसिक स्ट्रेंथ का कंक्लूजन आया वो क्या आया, स्टेबिलिटी ऑफ किसकी, कॉन्जुगेट एसिड की। अब कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के बारे में बात है, कैटायन बन रहा है, हम यहाँ से बहुत आंसर नहीं निकाल, इससे निकाल लेंगे, लेकिन हम इसको देख के और फैक्टर्स की नहीं बात करेंगे। हम वापस किस तरफ जाएंगे, रिएक्टेंट की तरफ जाएंगे। मैंने क्या कहा कि A और B में वो पहले H+ को एक्सेप्ट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी। तो यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी नेगेटिव चार्ज कब बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएंगे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यानी अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगते जाते हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, वहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लगने से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है जाएगी। समझ में आ गया मेरी बात, कोई इसमें तो प्रॉब्लम नहीं, इतना कॉपी कर लो। मुझे लगता है आज इतना ही हो पाएगा, ठीक है ना, इसको कॉपी कर लो। इसके एग्जाम्पल की केसेस हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे हम लोग।